इस कहानी की शुरुआत कॉर्पोरेट मुख्यालय में किसी रिपोर्ट से नहीं बल्कि नासिक के एक साधारण हिंदू परिवार की चिंताओं से हुई। फरवरी 2025 के मध्य में एक 23 वर्षीय महिला कर्मचारी के माता-पिता ने उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन देखा। वो युवती जो कभी अपनी परंपराओं का पालन करती थी, अचानक रमजान के दौरान उपवास रखने लगी और उसने हिजाब पहनना शुरू कर दिया। Welcome to my YouTube channel. I am Pankaj and you are watching Beyond the True Crime. जब परिवार ने दबाव डाला तो उसने ये एक्सेप्ट किया कि वो अपने एक कलीग दानिश शेख के प्रभाव में है और उससे विवाह करने की योजना बना रही है। इस घरेलू अलार्म ने नासिक पुलिस को एक ऐसी गुप्त जांच शुरू करने के लिए मजबूर किया जो कॉर्पोरेट इतिहास में दुर्लभ थी। पुलिस को संदेह था कि ये एक व्यक्तिगत प्रेम संबंध नहीं बल्कि कार्यस्थल के भीतर संचालित एक संगठित नेटवर्क हो सकता है। यहीं से सस्पेंस की परतें खुलना शुरू हुई। नासिक पुलिस ने टीसीएस अधिकारियों को सूचित किए बिना ही 6 महिला पुलिस अधिकारियों को हाउसकीपिंग स्टाफ और सफाई कर्मियों के रूप में तैनात किया। इन महिला अधिकारियों ने 40 दिनों तक फर्श साफ करते हुए, कचरा उठाते हुए और चाय परोसते हुए वो सब देखा जो सीसीटीवी कैमरा और औपचारिक रिपोर्ट से ओझल था। उन्होंने देखा कि कैसे टीम लीडर और वरिष्ठ कर्मचारी जूनियर महिला सहयोगियों के साथ अनुचित तरीके से पेश आते थे और कैसे बंद कमरों में बैठकों के दौरान धार्मिक चर्चाओं के माध्यम से मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाले जाते थे। ये अंडरकवर ऑपरेशन उस सच्चाई की पहली झलक थी जो टीसीएस के ऑफसोर्स डिलीवरी सेंटर की उच्च सुरक्षा वाली दीवारों के पीछे दफन थी। 26 मार्च 2026 को ईद के कुछ ही दिनों बाद पहली आधिकारिक एफआईआर देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, जिसने इस पूरे प्रकरण को एक आपराधिक मोड़ दे दिया। इस शिकायत ने दानिश शेख के उस चेहरे को उजागर किया जिसे वो अपनी मासूम सहकर्मियों से छुपा रहा था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दानिश ने शादी के झूठे वादे पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता था। एक ऐसा सच जो पीड़िता को दानिश की पत्नी महरीन के एक मैसेज से पता चला। लेकिन यह तो केवल तिनका मात्र था। अगले एक सप्ताह के भीतर मुंबई नाका और देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई। इन शिकायतों ने एक ऐसे कार्यस्थल की तस्वीर पेश की जहां महिला इंजीनियरों और सहयोगियों को बुर्का ना पहनने के कारण बलात्कार का शिकार होने जैसी अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था। जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ी, एक नाम सबसे अधिक चर्चा में आया, निदा खान। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में उसे एचआर मैनेजर बताया गया था, लेकिन टीसीएस ने स्पष्ट किया कि वो केवल एक प्रोफेसर एसोसिएट थी जिसके पास कोई नेतृत्व जैसी जिम्मेदारी नहीं थी। पुलिस ने निदा खान को इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड करार दिया। उस पर आरोप था कि वो युवा महिला कर्मचारियों को चिन्हित करती थी और उन्हें आरोपी पुरुषों से मिलवाती थी और साथ ही उन्हें नमाज और कलमा पढ़ना सिखाकर उनका ब्रेन वॉश भी करती थी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ऑफिस के नॉर्मल कामकाज के पीछे एक गहरा ग्रूमिंग मॉड्यूल काम कर रहा था। अक्यूज्ड एम्प्लॉयज जो ट्रेनिंग टीम का हिस्सा थे, नए ज्वाइन करने वाले एम्प्लॉयज का फाइनेंशियल और पर्सनल डेटा स्कैन करते थे। उन्हें टारगेट किया जाता था जो फाइनेंशियली कमजोर हो, जिनके घर में फैमिली इश्यूज हो या जो किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हों। टीसीएस नासिक केस में धर्मांतरण का प्रोसेस कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि ये एक वेल ऑयल्ड मशीनरी और क्लिनिकल प्लानिंग का नतीजा थी। जैसे गोपाल के केस में जब वो मेंटली अनस्टेबल था, तभी तौसीफ अतर ने उसे इन्फ्लुएंस करना शुरू किया और वो गुलशन बन गया। एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल टारगेट्स को डिस्कस करने और रेडिकल कंटेंट शेयर करने के लिए किया जाता था।
एसआईटी ने ऐसे 78 सस्पिशियस कॉल रिकॉर्ड और चैट लॉग रिकवर किए हैं। धीरे धीरे विक्टिम्स की लाइफ स्टाइल बदली जाती थी। निदा खान खुद फीमेल एम्प्लॉइज को कलमा पढ़ना और नमाज अदा करना सिखाती थी। विक्टिम्स को बुर्का या हिजाब पहनने के लिए इनकरेज किया जाता था। कुछ केसेस में तो रेप जैसे क्राइम को ये कहकर जस्टिफाई किया गया कि ये इसलिए होते हैं क्योंकि लड़कियां बुर्का नहीं पहनती। एक टारगेट इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि उसने अपने घर से हिंदू भगवान की फोटोज तक हटा दी थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक निदा खान का रोल एक सिंपैथाइजर का था। जब सीनियर मेल एम्प्लॉइज किसी टारगेट एम्प्लॉय को इंसल्ट करते या उनके धर्म पर डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते, तो निदा खान कंपनसेशन दिखाने के बहाने उनके करीब आती थी। वो उनका ट्रस्ट जीतती थी और धीरे धीरे उन्हें इस्लामिक टीचिंग की तरफ पुश करती थी। जब पुलिस ने उसके मुंब्रा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की तो वो फरार पाई गई, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई, जबकि उसने अपनी 2 महीने की गर्भावस्था का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत के लिए अदालत में आवेदन किया। उसके आवेदन को अदालत ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोप अत्यंत संवेदनशील है। इसके साथ ही तौसीफ अतर और रजा मेमन जैसे टीम लीडरों पर आरोप लगा कि वे कार्यालय के भीतर एक गैंग लाइक ऑपरेशन चला रहे थे। तौसीफ अतर, जो मक्का से लौटने के बाद कथित तौर पर कट्टरपंथी हो गया था, पर एक पुरुष सहकर्मी को डराने धमकाने और उसे यह कहने का आरोपी पाया गया कि यदि वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसके पिता का पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। टारगेट के सामने हिंदू देवी देवताओं के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स किए जाते थे। उन्हें कन्विंस किया जाता था कि उनकी हर परेशानी का हल सिर्फ इस्लाम में है। एलिगेशन के मुताबिक ऑफिस के वाईफाई पासवर्ड को भी डेरोगेटरी या ऑब्सेंस फ्रेज में बदल दिया जाता था, ताकि रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया जा सके। जो लोग इन चीजों का विरोध करते, उन्हें ज्यादा वर्कलोड देने के या करियर खराब कर देने की धमकी दी जाती थी। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि ये पूरा ग्रूमिंग गैंग पिछले 4 साल से एक्टिव था। नासिक का ये ऑफशोर डिलीवरी सेंटर अब केवल डेटा प्रोसेस नहीं कर रहा, बल्कि ये भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भविष्य के लिए एक सबक लिख रहा है। अंतिम सत्य की खोज अभी जारी है, लेकिन दानिश शेख की धोखाधड़ी, निदा खान का पलायन और अश्विन चैनानी की चुप्पी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अशोक बिजनेस एन्क्लेव की दीवारों के पीछे जो कुछ भी हुआ, उसने कॉर्पोरेट इंडिया के चेहरे पर एक ऐसा दाग छोड़ दिया है जिसे मिटाने में बरसों लगेंगे। इस पूरी घटना का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि टीसीएस जैसी वैश्विक संगठन के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए मजबूत तंत्र होने के बावजूद रिकॉर्ड में शून्य शिकायतें दर्ज की गई थीं। ये जीरो कंप्लेंट पैराडॉक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक बड़ी विफलता की ओर इशारा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कर्मचारियों में विश्वास की कमी और प्रतिशोध के डर से उन्हें आधिकारिक चैनलों का उपयोग करने से रोका गया। पुणे स्थित ऑपरेशंस मैनेजर अश्विनी चैनानी की गिरफ्तारी ने इस संस्थागत विफलता को और पुख्ता कर दिया। पुलिस का आरोप था कि चन्नानी को 78 से अधिक ईमेल और कॉल के माध्यम से इन घटनाओं की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने समय पर कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे रखी। ये प्रशासनिक पंगुता उस कॉरपोरेट संस्कृति का हिस्सा बन गई थी जिसने 4 साल तक इस शोषण को फलने फूलने दिया। जांच के दौरान पुलिस ने एक ऐसा डिजिटल सबूत बरामद किया जिसने कॉर्पोरेट धर्मांतरण के दावों को नई मजबूती दी। एक 2 साल पुरानी तस्वीर में आरोपी तौसीफ अतर को एक कर्मचारी गोपाल के साथ देखा गया, जिसने बाद में कथित तौर पर इस्लाम अपनाकर अपना नाम गुलशन रख लिया था। ये केवल व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन नहीं था,
बल्कि जांचकर्ताओं के अनुसार ये कार्यस्थल के भीतर संचालित एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का परिणाम था, जहां कमजोर मानसिक स्थिति वाले कर्मचारियों को टारगेट किया जाता था। पीड़ितों ने बताया कि कैसे उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निशाना बनाया जाता था, जहां उन पर मांसाहारी भोजन करने और धार्मिक प्रथाओं को अपनाने का दबाव डाला जाता था। जैसे ही ये तथ्य सार्वजनिक हुए, महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि यदि ये कॉरपोरेट जिहाद का मामला निकलता है, तो सरकार इसकी जड़ों तक जाएगी। महाराष्ट्र एटीएस की एंट्री के बाद मामले की गंभीरता को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया। बजरंग दल जैसे संगठनों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे टीसीएस को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए नासिक इकाई को अस्थायी रूप से वर्क फ्रॉम होम मोड पर ले जाना पड़ा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव और पूर्व डीजीपी बीके सिन्हा के नेतृत्व में एक तथ्य खोज समिति भेजी। समिति ने 7 घंटे से अधिक समय तक पीड़ितों और एसआईटी के साथ बातचीत की, जिसमें उन्होंने पाया कि ये मामला केवल व्यक्तिगत अपराध का नहीं, बल्कि कार्यस्थल की सुरक्षा प्रणालियों के विफल होने का है। नासिक मामले को पूरी तरीके से समझने के लिए टीसीएस के हालिया इतिहास को देखना आवश्यक है। जून 2023 में कंपनी एक रिश्वत के बदले नौकरी घोटाले की चपेट में आई थी, जिसमें रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के अधिकारियों ने स्टाफिंग फर्मों से करोड़ों की रिश्वत ली थी। हालांकि आरएमजी घोटाला वित्तीय भ्रष्टाचार से संबंधित था और नासिक मामला सामाजिक आपराधिक शोषण से। दोनों के बीच सामान्य कड़ी है निगरानी का अभाव। 2023 के घोटाले में 16 कर्मचारियों को निकाला गया और 8 वेंडरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। नासिक मामले ने फिर से ये साबित कर दिया कि एक बड़ी कंपनी के भीतर छोटे से छोटे स्तर पर होने वाली नैतिक गिरावट पूरे संगठन की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा सकती है।